कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो क्लास में हम चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं, यानी इस चैप्टर की बेसिक चीज़ें समझने वाले हैं, इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, क्लास 10th NCERT मैथ्स। ये वीडियो क्लास एक इंट्रोडक्शन वीडियो क्लास होने वाला है। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुपद जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, ये बहुपद होता क्या है पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम इस चैप्टर में आने वाले सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुपद को समझने के लिए हमें बीजीय व्यंजक को समझना होगा। भाई बीजीय व्यंजक से ही तो बहुपद बनते हैं, या यूँ कह लें कि बीजीय व्यंजक ही हमारे बहुपद होते हैं, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है, और इन सभी चीज़ों को आपने पिछली कक्षाओं में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। अगर हम बहुपद की बात करें तो आपने क्लास 9th में बहुपद चैप्टर पढ़ लिया है, तो यहाँ आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम बीजीय व्यंजक को समझ लेते हैं, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं, ये क्या होता है। तो भाई चर और अचर राशियों के मिलने से बने पदों को बीजीय व्यंजक कहते हैं। मिलने का मतलब क्या है, चर और अचर को जोड़ना, चर और अचर को घटाना, चर और अचर की गुणा करना, चर और अचर में भाग करना, इसको हम कहेंगे मिलना। ठीक है, तो चर और अचर के मिलने से बीजीय व्यंजक बनते हैं। ठीक है, चर और अचर क्या होते हैं आप अच्छे से जानते हैं, एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं हम तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। भाई चर क्या होता है, तो आपका आंसर होगा सर कुछ अज्ञात राशियाँ होती हैं जिनके मान हमें पता नहीं होते हैं। ऐसी अज्ञात राशियों को व्यक्त करने के लिए हम कुछ अक्षरों का या कुछ प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अक्षर हमारा हो गया x, y, z, इस तरह के अक्षरों का प्रयोग हम करते हैं अज्ञात राशियों के लिए। इन्हीं अक्षरों को हम क्या कहते हैं भाई, चर कहते हैं। सर इनको हम चर क्यों कहते हैं, भाई चर का क्या मतलब होता है, चर का मतलब होता है जो स्थिर ना हो। तो ये जो हमारे अक्षर है ना, इनके मान स्थिर नहीं है, मतलब इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो फिक्स नहीं है, इसीलिए हम इन्हें चर कहते हैं। देखो जैसे कभी हमें x का मान 100 मिलता है, तो कहीं हमें x का मान -1 मिल जाता है, तो कहीं हमें x का मान 2/3 मिल जाता है, तो कहीं हमें x की वैल्यू क्या मिलती है भाई 1.3 मिलती है, इस तरह की। ठीक, तो यहाँ आपने देखा कि x की वैल्यू कहीं पर भी फिक्स नहीं है। क्या कहीं पर x का मान स्थिर है, नहीं है, मान बदल बदल कर आते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ठीक है, और अचर की बात करें तो भाई अचर कैसे बना है, आप कहेंगे सर चर में हमने आ लगा दिया तब अचर बन गया। तो भाई आ का मतलब क्या होता है, नहीं, तो अचर का मतलब क्या हो जाएगा, जो चर नहीं है। और चर क्या होते हैं, जिनके मान फिक्स ना हो, तो अचर क्या हो जाएंगे, जिनके मान फिक्स हों। मान किनके फिक्स होते हैं, आप कहेंगे सर जो हमारे नंबर्स हैं, यानी जो हमारी संख्याएं हैं, इनके मान फिक्स होते हैं। तो यही स्टूडेंट्स हमारे क्या हैं, अचर राशियां हैं। ठीक है, तो चर और अचर राशियों के मिलने से बीजीय व्यंजक बनता है। हम कोई भी एक अचर ले लें और इसमें हम मिला लें किसी चर को, तो ये क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। ठीक है, 2 × x, अचर और चर का गुणनफल है ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। इसी प्रकार से 3y² + 3y - 7, ये भी हमारा क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। इसी प्रकार से √x - 4, ये भी हमारा एक बीजीय व्यंजक है। इसी प्रकार से 1/x² - 1, ये भी हमारा एक बीजीय व्यंजक है। तो भाई बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, चर, अचर और चर के मिलने से या चर और अचर के मिलने से जो पद बनते हैं उन्हीं को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है बीजीय व्यंजक आपको समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और बहुपद को समझ लेते हैं, भाई बहुपद क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके सभी पदों में चर राशि की घातें पूर्ण संख्याएं और गुणांक वास्तविक संख्याएं हों, बहुपद कहलाते हैं। भाई बीजीय व्यंजक से ही बहुपद बने हैं, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हैं। केवल ऐसे बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं जिसके सभी पदों में चर राशि की घात पूर्ण संख्याएं हों और गुणांक वास्तविक संख्याएं हों। तो ये पद क्या होता है, देखो जैसे कि 3y² + 3 - 7, तो ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है। इसमें एक पद है हमारा 3y², ठीक है, दूसरा पद है हमारा 3y,
और तीसरा पद है हमारा -7। तो इसमें कुल मिलाकर 3 पद हो जाते हैं, इनको हम पद कहते हैं। इसमें भाई कितने पद हैं? आप कहेंगे सर 1 पद है। इसमें कितने पद हैं? आप कहेंगे सर 2 पद हैं। ठीक है, देखो किसी भी बीजीय व्यंजक में पदों को पहचानने का तरीका क्या है। आप किसी भी बीजीय व्यंजक में आए हुए प्लस और माइनस के चिन्हों को गिन लीजिए। जितने प्लस और माइनस के चिन्ह होते हैं उस बीजीय व्यंजक में उतने ही पद होते हैं। तो देखो इस वाले बीजीय व्यंजक में 1 2 प्लस माइनस के चिन्ह ये रहे और 1 हमारा यहाँ पर है भाई, इसके सामने कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है। तो इस बीजीय व्यंजक में कुल मिलाकर कितने प्लस माइनस हैं? आप कहेंगे सर 1 2 3 प्लस माइनस हैं, इसीलिए इसमें 3 पद हैं। इसमें केवल एक ही पद है क्योंकि यहाँ केवल एक ही प्लस का चिन्ह है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि पद हम किसे कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सभी पदों में चर राशि की घातें पूर्ण संख्याएं हों। तो कोई भी बीजीय व्यंजक है उसमें जितने भी पद हैं, चाहे 1 पद है, चाहे 3 पद हैं, चाहे 2 पद हैं, जितने भी पद हैं, सभी पदों में जो हमारा चर है उसकी घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए, केवल और केवल पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं भाई? होल नंबर्स क्या होते हैं आपको पता ही है। 0 1 2 3 4 5 इस तरह की संख्याएं ये हमारे क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर्स हैं ये हमारे। ठीक है, इन संख्याओं में माइनस की संख्या नहीं होती है, दशमलव की संख्या नहीं होती है, बटे वाली संख्या नहीं होती है, मतलब जैसे 1/2 3/5 इस तरह की संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, ना माइनस वाली संख्या होती है, ना दशमलव वाली संख्या होती है, ना बटे वाली संख्या होती है। तो यही हमारे क्या हैं? होल नंबर से पूर्ण संख्याएं हैं। तो किसी भी बीजीय व्यंजक में जितने भी पद हैं उन सभी पदों में जो हमें चर दिया हुआ है उसकी घातें क्या होनी चाहिए? इनमें से ही कोई संख्या होनी चाहिए, ये वाली संख्याएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 3y² प्लस 3y माइनस 7, तो इसमें 3 पद हैं, तीनों पदों में चर क्या है आपका? आप कहेंगे सर बाई और बाई। यहाँ पर भी हमारा बाई है लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि यहाँ पर जो बाई है इसकी घात है 0। जब घात होती है 0 तो मान होता है 1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब घात 0 होती है तो मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, और 1 मान होने के कारण अगर हम यहाँ बाई की घात 0 के स्थान पर 1 रखेंगे और 1 की गुणा 7 से करेंगे तो 7 × 7 हो जाएगा, इसीलिए हमें यहाँ बाई नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इन तीनों ही पदों में चर है आपका बाई और तीनों ही चरों में घातें क्या हैं भाई? 2 1 और 0। ठीक है ना, जहाँ कोई घात नहीं होती वहाँ एक घात होती है। तो इस बीजीय व्यंजक में 3 पद हैं और हमारा चर क्या है? बाई है, और बाई की सभी पदों में घातें क्या हैं? 2 1 0 यानी पूर्ण संख्याएं हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा बीजीय व्यंजक है ये बहुपद है, क्योंकि चर की सभी पदों में घातें पूर्ण संख्याएं हैं। कहीं पर भी इस तरह की संख्याएं नहीं है, माइनस वाली, दशमलव वाली, बटे वाली। इसीलिए ये बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। ठीक है, और अगर हम बात करें √x-4 की, तो ये एक बीजीय व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? देखो √x-4 2 पद हैं, दोनों पदों में चर क्या है? x है भाई। यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी आपका x है, x की घात 0 है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ x की घात 0। अब दोनों ही पदों में जो हमारा चर है इनकी घातें क्या हैं? यहाँ पर घात 0 है जो कि एक पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ x की घात क्या है? तो आप कहेंगे सर रूट हटा दीजिए, घात हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो यहाँ घात क्या है? 1/2 और यहाँ घात क्या है? चर की 0। तो यहाँ तो पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या 1/2 ये एक पूर्ण संख्या है? नहीं है भाई, पूर्ण संख्या केवल यही होती हैं। तो ये जो बहुपद, ये जो बीजीय व्यंजक है ये बहुपद नहीं है, ये क्या है? ये केवल बीजीय व्यंजक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ चर की घात इस पद में पूर्ण संख्या नहीं है। सभी पदों में चर की घातें पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, आगे कह रहा हूँ गुणांक वास्तविक संख्याएं हों। देखो अब गुणांक को भी समझ लेते हैं। जैसे 3/3 माइनस 2y² प्लस 3y माइनस 7। ठीक है, इसमें कुल कितने पद हैं? 4 पद हैं
और चारों पदों में हमारा चर क्या है, आप कहेंगे सर y है। ठीक है, अब देखो y के साथ सामने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है लिखा हुआ, यही क्या है, गुणांक है। y की घात 3 का गुणांक है 3, y की घात 2 का गुणांक है -2, y का गुणांक है 3 और ये हमारा अचर पद है। ठीक है, गुणांक समझ में आ गए आपको। अगर मैंने कहीं लिखा x माइनस एक्स स्क्वायर, तो भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे सर इसके सामने कोई संख्या नहीं, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ -1। ठीक है, गुणांक आपको समझ में आ गए। तो गुणांक क्या होने चाहिए, वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने जो भी संख्याएं पढ़ी हैं वो सभी क्या वास्तविक संख्याएं हैं। सभी संख्याएं चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो अभी तक आपने वास्तविक संख्याएं पढ़ी हैं और इस चैप्टर में भी केवल और केवल आप वास्तविक संख्याओं को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको गुणांकों को लेकर कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको गुणांक हमेशा हमेशा क्या मिलेंगे, वास्तविक संख्याएं ही मिलेंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद है, इसके लिए हमें क्या देखना होगा, केवल और केवल चर की घात देखनी होगी। अगर चर की घात पूर्ण संख्याएं हैं सभी पदों में तो बीजीय व्यंजक बहुपद है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, जैसे देखो इसको भी हम ले लेते हैं, 1/x की घात 2 माइनस 1 को यहाँ लिखते हैं 1/x की घात 2 माइनस 1। ठीक है, तो देखो यहाँ हमारा चर दिख रहा है x और यहाँ घात दिख रही है 2, जो कि एक पूर्ण संख्या के रूप में दिख रही है। लेकिन ये जो घात है ना, यहाँ धनात्मक नहीं है, इसको आप जब ऊपर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगी माइनस की। ठीक है, तो ये जो घात है ये माइनस में है और माइनस की घात भी बहुपद की नहीं होती है। तो ये भी क्या है, एक बीजीय व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चर की घात है ऋणात्मक। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके सभी पदों में चर राशि की घातें पूर्ण संख्याएं और गुणांक वास्तविक संख्याओं बहुपद होता है। ठीक है, तो हमें केवल और केवल चर राशि की घातें देखनी है, पूर्ण संख्याएं हैं तो हमारा बीजीय व्यंजक बहुपद होगा। गुणांकों की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ सभी वास्तविक संख्याएँ ही मिलेंगी गुणांक में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बहुपद के प्रकार की, यानी पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, एक पदी बहुपद, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें एक पद हो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जिसमें केवल एक ही पद हो क्या होता है, एक पदी बहुपद। जैसे 2x, 3y स्क्वायर, 5z, इन तीनों में एक एक पद ही तो है, तो ये एक पदी बहुपद हैं। द्विपदी बहुपद, जिसमें दो पद हों, जिसमें केवल दो ही पद हों, उन्हें हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x + 1, 5z स्क्वायर - 3, इन दोनों ही बहुपदों में कितने कितने पद हैं, आप कहेंगे सर दो पद हैं। इसमें पहला पद है 2x, दूसरा पद है +1। इसमें पहला पद है 5z स्क्वायर, दूसरा पद है -3। ठीक है, तो ये द्विपदी बहुपद हैं। त्रिपदी बहुपद, जिसमें केवल तीन ही पद हों, जैसे 3x स्क्वायर + 2x - 1, इसमें तीन पद हैं। पहला पद 3x स्क्वायर, दूसरा पद 2x, तीसरा पद -1। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन ही पद हों त्रिपदी बहुपद होता है। इसी प्रकार से ऐसा बहुपद जिसमें चार पद हों चारपदी बहुपद होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं बहुपद की घात की। कोई बहुपद अगर दिया है तो उसकी घात क्या है। तो देखिए, चर राशि की सभी पदों में सबसे बड़ी घात जो होती है वही आपकी बहुपद की घात कहलाती है। कोई बहुपद आपको दिया है और उसमें आप चर देखेंगे, चर में जो सबसे बड़ी घात होगी, चर की जो सबसे बड़ी घात होगी वही क्या होगी, बहुपद की घात होगी। जैसे देखो 3x - 1, इसमें दो पद हैं, दोनों पदों में चर क्या आपका x है और x की बड़ी घात क्या है। देखो यहाँ तो x की घात 0 है और यहाँ है x की घात 1, तो बड़ी घात हो जाती है 1। तो ये बहुपद एक घात वाला बहुपद है। इस बहुपद की घात क्या है, 1 है। जो बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। इसी प्रकार से 5z + 2 ये भी एक घात वाला बहुपद है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो पद हैं, दोनों पदों में आपका चर है z। यहाँ z की घात 1 है, यहाँ z की घात 0 है। तो जो बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो इस बहुपद की घात क्या है भाई, 1 है। इसी प्रकार से यहाँ देखो 2x स्क्वायर + 3x - 5, तो इसमें 1 2 3 पद हैं, तीनों पदों में हमारा चर है x
और x की सबसे बड़ी घात है 2, तो इस बहुपद की घात क्या कहलाएगी? 2 कहलाएगी। ये 2 घात वाला बहुपद हो जाता है। इसी प्रकार से x की घात 2 - 4, तो इसमें 2 पद हैं, दोनों ही पदों में चर है x। यहाँ x की घात 0, यहाँ x की घात 2 है, बड़ी घात 2 है, इसीलिए ये द्विघात बहुपद है, यानी इस बहुपद की घात है 2। इसी प्रकार से 9 - x की घात 3, इसमें 2 पद हैं, एक पद है हमारा 9, दूसरा पद है -x की घात 3, दोनों ही पदों में चर है हमारा x। यहाँ x की घात 0, यहाँ x की घात 3 है, तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, इसी प्रकार से इस बहुपद की घात 3 है, इस बहुपद की भी घात 3 है। ठीक है, यानी चर की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, अब थोड़ा सा ध्यान हम इधर दे लेते हैं। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? वो बहुपद जिसकी घात 1 होती है, उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि 3x - 1, 5z + 2, ये हमारे क्या हैं? रैखिक बहुपद हैं, क्योंकि इनकी घात क्या है? 1 है। ठीक है, और कोई भी रैखिक बहुपद अगर x चर में है, यानी एक चर में है, तो वो हमेशा ax + b के रूप का ही होता है। किस रूप का होता है? ax + b के रूप का होता है। ठीक है, इसमें अधिक से अधिक 2 पद होते हैं। पहला पद हमारा ax है और दूसरा पद हमारा b है। b क्या है? एक अचर पद है। जैसे कि 3x - 1। ठीक है, देखो यहाँ x का गुणांक है a और यहाँ x का गुणांक है 3, तो 3 क्या हो जाएगा भाई? a हो जाएगा। ठीक है, और -1 हमारा क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। जहाँ a और b ये दोनों क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, और a हमारा 0 नहीं है। अगर हम यहाँ a 0 ले लेंगे तो यहाँ हम a का मान 0 रखेंगे, 0 की x से गुणा करेंगे, तो भाई हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसका मतलब ये पद खत्म हो जाएगा, इसीलिए a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी रैखिक बहुपद जो एक चर में होता है वो हमेशा ax + b के रूप का होता है। मतलब अधिक से अधिक 2 पद होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होते। कम तो हो जाते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते हैं। देखो कम कैसे होंगे? मैंने अगर लिखा भाई 2x, तो ये भी तो एक रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ x की घात 1 है। जहाँ घात 1 होती है उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, तो क्या ये बहुपद भी इस रूप का ही है? बिल्कुल है भाई, ये भी ax + b के रूप का है। आप तुलना कर लीजिए, x का गुणांक यहाँ a है और यहाँ x का गुणांक है 2, तो भाई 2 क्या हो जाएगा? हमारा a हो जाएगा। ठीक है, a हमारा कितना है? 2 है। और फिर हमारा होता है b, तो इसमें b क्या है भाई? हमें दिख ही नहीं रहा है b क्या है, तो क्या हम यहाँ 0 लगा लें? बिल्कुल लगा सकते हो भाई, हमारा b 0 है तभी तो नहीं दिख रहा है भाई। 0 को इसमें जोड़ो या घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी रैखिक बहुपद जो x चर में हो या y चर में हो या z चर में हो, मतलब एक ही चर में हो, तो वो हमेशा ax + b के रूप का ही होता है। मतलब 2 ही पद होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होते हैं, कम तो हो सकते हैं। यानी रैखिक बहुपद द्विपदी भी हो सकता है और एक पदी भी हो सकता है, लेकिन त्रिपदी नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखो द्विघात बहुपद। भाई द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि 2x² + 3x - 5, ये हमारा क्या है भाई? एक द्विघात बहुपद ही तो है, क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 है चर की। इसी प्रकार से x² - 4, ये भी हमारा द्विघात बहुपद है। ठीक, और द्विघात बहुपद अगर x चर में है तो वो हमेशा किस रूप का होगा? ax² + bx + c के रूप का होगा। किस रूप का होगा? ax² + bx + c के रूप का होगा, जहाँ a b c ये तीनों वास्तविक संख्याएं हैं और a हमारा 0 नहीं है। भाई a 0 क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ अगर हम 0 रखेंगे, 0 की x² से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी x² तो हमारा गायब ही हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए a 0 नहीं होना चाहिए। तो कोई भी द्विघात बहुपद जो x चर में है, यानी एक ही चर में है, वो हमेशा इस रूप का ही होता है। जैसे देखो 2x² + 3x - 5, तुलना कर लीजिए। देखो यहाँ x² का गुणांक है a और यहाँ x² का गुणांक है 2, तो a बराबर है इसमें 2। ठीक है, यहाँ x का गुणांक है b, यहाँ x का गुणांक है 3, तो b बराबर है 3। ठीक है, फिर है हमारा c क्या होता है भाई? अचर पद। तो c हमारा क्या है? आप कहेंगे सर
-5। ठीक है, तो ये बहुपद इस रूप का है या नहीं है? बिल्कुल है। क्या सर ये भी बहुपद इसी रूप का? बिल्कुल इसी रूप का है। कोई भी द्विघात बहुपद जो एक चर में होता है वो हमेशा ax² + bx + c के ही रूप का होता है, यानी अधिक से अधिक 3 पद होते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं होते हैं। कम तो हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। भाई कोई भी द्विघात बहुपद एक पदी भी हो सकता है जैसे 2x², और द्विपदी भी हो सकता है जैसे x² - 4 द्विपदी, और इस तरह से 3 पदी भी हो सकता है, लेकिन 4 पदी कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो ये चीज़ जो है ये इस रूप की है या नहीं है? तो बिल्कुल है। आप तुलना कर सकते हो। देखो x² का गुणांक a होता है, तो यहाँ x² का गुणांक क्या है? आप कहेंगे सर 1 है, तो a = 1। ठीक है, x का गुणांक b होता है, यहाँ x का गुणांक क्या है भाई? b हमारा क्या है? यहाँ हमें दिख ही नहीं रहा, तो ये हमारा 0 है। ठीक है, और c हमारा क्या होता है? अचर पद होता, तो c हमारा यहाँ क्या है? -4 है। भाई इसमें x का पद हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि गुणांक क्या है? 0 है। x की 0 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, और 0 को यहाँ लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो कोई भी द्विघात बहुपद जो x चर में है यानी एक ही चर में है वो हमेशा ax² + bx + c के रूप का ही होता है। और अब हम बात कर लेते हैं त्रिघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद क्या होता है भाई? ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है। त्रिघात बहुपद कहलाता है जैसे 9 - x3, x3 + x² - 3, 2x3 + 5x² - 7x + 8, ये सभी क्या हैं? त्रिघाती बहुपद हैं। और त्रिघाती बहुपद ax3 + bx² + cx + d के रूप का होता है। यदि एक चर में आपका त्रिघाती बहुपद है और वो चर हम मान लेते हैं x, तो त्रिघाती बहुपद हमेशा इस रूप का होगा ax3 + bx² + cx + d, जहाँ a b c d ये चारों क्या हैं? वास्तविक संख्याएं, और a हमारा 0 नहीं है। कोई भी त्रिघात बहुपद कितने पदों का हो सकता है? 1 2 3 4, 4 पदी हो सकता है, लेकिन 4 से ज़्यादा पदों का नहीं हो सकता। कम पदों का तो हो सकता है, एक पदी भी हो सकता है, द्विपदी भी हो सकता है, त्रिपदी भी हो सकता है, और 4 पदी भी, लेकिन 5 पदी कभी नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बहुपद के शून्यक की। बहुपद का शून्यक क्या होता है? किसी बहुपद px के लिए आप किसी भी बहुपद को px, gx, qx, rx इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। जो भी आपका चर दिया उसके साथ में आप बोल सकते हैं। जैसे मान लो आपका चर y है, तो आप किसी भी बहुपद को py, qy, ry, fy इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी बहुपद px के लिए अगर चर का मान हम k रखते हैं, कोई भी आपका बहुपद है उसमें जो आपका चर है उसका मान हम k रखते हैं, और k रखने पर उस बहुपद का मान 0 हो जाता है, तो ये k क्या होगा? k बहुपद का शून्यक होगा। देखिए कैसे। हम एक बहुपद लेते हैं x - 2। ठीक है, इसका शून्यक क्या होगा? x का वो मान जिसको हम x के स्थान पर रखें और इस बहुपद को सॉल्व करने पर हमें 0 मिल जाए, वो क्या होगा? इस बहुपद का शून्यक होगा। तो भाई ये शून्यक हमें कैसे मिलेगा? आप x का मान निकाल लें। भाई मान कैसे निकालेंगे? इधर 0 रख लो, तो यहाँ से हमें मिलेगा x = -2, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +2। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली? 2 मिली। ये 2 क्या है? इस बहुपद का शून्यक है। देखो अगर आप x के स्थान पर ये 2 रखोगे, 2 - 2, तो आपको उत्तर में क्या मिलेगा? भाई 0 ही तो मिलेगा। 2 - 2 0 होता है। तो ये 2 क्या है? इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि 2 रखने पर इस बहुपद में मान हो गया 0, इसीलिए ये शून्यक है, और इसी को हमने बोल दिया k। ठीक है ना। तो किसी बहुपद px के लिए अगर x की वैल्यू k रखते हैं, यानी किसी चर की वैल्यू हम k रखते हैं और k रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, तो k क्या होगा? बहुपद का शून्यक होता है। ठीक, जितने घात का बहुपद होता है उसके अधिकतम उतने ही शून्यक होते हैं। अगर एक घात का बहुपद है तो शून्यकों की अधिकतम संख्या 1 होगी। 2 घात का बहुपद है तो शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होगी। 3 घात का बहुपद है तो शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम जान लेते हैं शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। शून्यक क्या होते हैं मैंने अभी आपको बता दिया भाई, चर का वो मान जिसको हम बहुपद में रखें और बहुपद का मान शून्य हो जाए शून्यक कहलाता है। गुणांक आपको पता ही है, चर के सामने जो संख्या लिखी होती है वही गुणांक होता है, ठीक है। तो शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है आइए देखते हैं। यदि बहुपद पी एक्स ए एक्स प्लस बी के रूप का है, मतलब रैखिक बहुपद है एक चर वाला, ठीक है। अगर आपका बहुपद ए एक्स प्लस बी के रूप का है और मान लेते हैं इसका शून्यक अल्फा है, तो अल्फा यानी शून्यक में और इस बहुपद के गुणांकों में क्या संबंध होगा। इस बहुपद के गुणांक क्या हैं भाई, ए और बी हैं, ठीक है। तो अल्फा और ए तथा बी में क्या संबंध होगा, तो आप कहेंगे सर अल्फा बराबर होगा माइनस बी बटा ए के, यानी इस बहुपद का जो शून्यक है वो क्या होगा भाई, माइनस में अचर पद बटे में एक्स का गुणांक, माइनस में अचर पद और बटे में एक्स का गुणांक, ठीक है। ये शून्यक होगा। देखिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हमने एक बहुपद लिया 2x प्लस 3, ठीक है। तो इसका शून्यक क्या होगा, पहले तो इसकी तुलना ax प्लस बी से कीजिए। तो इसमें a क्या है आपका, x का गुणांक यानी 2, और b क्या है इसमें आपका सर आपका 3, ठीक है। तो शून्यक क्या होगा, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटे में a, ठीक है। तो देखो माइनस का माइनस लगाएंगे, b क्या है हमारा 3 है तो 3, और बटे में a हमारा कितना है 2। तो इस बहुपद का शून्य क्या होगा, माइनस 3 बटे 2। आप निकाल कर भी देख सकते हैं। देखो 2x प्लस 3 बराबर में 0 रखेंगे, हमें क्या करना है x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या होगा, ये इधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा और ये गुणा में ये आ जाएगा बटे में, ठीक है। तो शून्य का संबंध क्या होता है गुणांकों से, माइनस बी बटा ए, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अगर कोई बहुपद आपका रैखिक बहुपद है एक चर में और उसका शून्यक अगर अल्फा है, तो अल्फा और इसके गुणांकों में क्या संबंध होगा, अल्फा बराबर होगा हमेशा माइनस बी बटा ए के, ठीक है। आप इनके गुणांकों की मदद से भी क्या कर सकते हैं, शून्यक निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए आगे। यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, यानी द्विघात बहुपद है एक चर में, एक्स चर में द्विघात बहुपद है, तो इसके शून्य कितने होंगे भाई, 2 शून्य होंगे। इन दोनों को हमने मान लिया अल्फा और बीटा, ठीक है। क्या मान लिया हमने, अल्फा और बीटा। और इस बहुपद के गुणांक क्या हैं, आप कहेंगे सर ए बी और सी। तो अल्फा बीटा और ए बी सी में क्या संबंध होगा, तो आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों शून्यकों का योगफल हमेशा बराबर होगा माइनस बी बटा ए के। बी क्या है भाई, एक्स का गुणांक है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। दोनों शून्यकों का योगफल क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होगा भाई, अल्फा गुणा बीटा, दोनों शून्यकों का गुणनफल ये हमेशा बराबर होगा सी बटा ए के, जहाँ सी क्या है अचर पद है और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक। इसी प्रकार से आगे देखिए, यदि बहुपद आपका है ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी एक त्रिघात बहुपद है एक चर में, तो भाई किसी भी त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 3 शून्यक हो सकते हैं। तो हम मान लेते हैं ये 3 शून्यक हैं अल्फा बीटा और गामा, और इस बहुपद के गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे सर ए बी सी डी। तो भाई देखो अल्फा बीटा गामा और ए बी सी डी में क्या संबंध होगा, तो आप कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी तीनों शून्यकों का योगफल हमेशा बराबर होगा माइनस बी बटा ए के, जहाँ बी क्या है भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक है और ए क्या है भाई एक्स की घात 3 का गुणांक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं त्रिघात बहुपद की, ठीक है। तो तीनों शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बटा ए, जहाँ बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है और ए एक्स की घात 3 का गुणांक है, ठीक है। इसी प्रकार से अल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा अल्फा ये हमेशा बराबर होगा सी बटा ए के। सी क्या है भाई एक्स का गुणांक है, ए क्या है एक्स की घात 3 का गुणांक है। इसी प्रकार से अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा यानी तीनों शून्यकों का गुणनफल हमेशा बराबर होगा माइनस डी बटा ए के, जहाँ डी क्या है अचर पद है और ए क्या है एक्स की घात, ठीक है। तो यहाँ हमने बात करी त्रिघात बहुपद की जो कि एक चर में है, ये संबंध होता है
शून्यकों और गुणांकों में। और यहाँ हमने बात की द्विघात बहुपद की, जो कि एक चर में है। शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है यहाँ हमने देख लिया। और यहाँ हमने बात की भाई रैखिक बहुपद की, एक चर वाले। शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होता है, तो यहाँ हमने ये देखा कि अल्फा बराबर होता है -b/a के। तो ये संबंध आपको याद रखने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि शून्यक दिए हों, देखो स्टूडेंट्स, जब हमें बहुपद दिया होता है तो हम शून्यक बहुत आसानी से निकाल लेते हैं या नहीं, बिल्कुल निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें शून्यक दिए हैं तो हम बहुत आसानी से उसका बहुपद भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी उसका बहुपद भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखो कैसे, यदि शून्यक अल्फा और बीटा हों तो भाई दो शून्यक हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक द्विघात बहुपद मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, द्विघात बहुपद मिलेगा। और भाई द्विघात बहुपद है तो उसके ये दो गुणनखंड होंगे। ये गुणनखंड हमें कहाँ से मिलेंगे, भाई हमें पता है ना कि एक शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है। तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे भाई, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। देखो हमें शून्यक कैसे मिला, जब हमारा यहाँ x माइनस अल्फा था और इधर हमने 0 रखा, तभी तो हमें x बराबर अल्फा मिला, जो कि एक शून्यक है। तो अगर शून्यक अल्फा है तो गुणनखंड क्या होगा, x माइनस अल्फा। पहला गुणनखंड हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x माइनस बीटा, ठीक है, क्योंकि बीटा भी हमारा एक शून्यक है। इन दोनों की हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों शून्यकों का योगफल, प्लस अल्फा गुणा बीटा, यानी दोनों शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। और ये k क्या है, k हमारा कोई वास्तविक संख्या, रियल नंबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना द्विघात बहुपद बना सकते हैं। इसी प्रकार से यदि शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो तो भाई हमें त्रिघात बहुपद मिलेगा। ये तीन गुणनखंड हो जाएंगे, x माइनस अल्फा गुणा x माइनस बीटा गुणा x माइनस गामा। इन तीनों की गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x³ माइनस x² और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी तीनों शून्यकों का योगफल, प्लस x ब्रैकेट में अल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा अल्फा, ठीक है, ब्रैकेट बंद, और माइनस अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा, यानी तीनों शून्यकों का गुणनफल। और k क्या है, k हमारा एक रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या है कोई है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, शून्यक दिए होने पर अपने बहुपद ज्ञात कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।